नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे भूगोल कक्षा 11 का तीसरा टॉपिक अफवाह तंत्र। दोस्तों, यहाँ अफवाह तंत्र से आशय जो हमारी नदियाँ होती हैं और उनकी सहायक नदियाँ होती हैं, उन नदियों और सहायक नदियों का जो तंत्र होता है वो कितने क्षेत्र में बहती है, उनका जल भरण क्षेत्र क्या होता है, वो सभी अफवाह तंत्र में शामिल होता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुपों और फेसबुक स्टोरी पर ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। आओ शुरू करते हैं। आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले, वाहिकाएँ देखी होगी जो अतिरिक्त जल बहाकर ले जाती हैं। अगर ये वाहिकाएँ न होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती, और जहाँ ये वाहिकाएँ अवरुद्ध या अस्पष्ट हैं वहाँ बाढ़ का आना एक सामान्य परिघटना है। जैसे दोस्तों, कोसी नदी से बाढ़ आती है बिहार में, दामोदर नदी से बंगाल में बाढ़ आती है। इसीलिए बिहार का शोक, दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर नदी को। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं, और इन वाहिकाओं के जाल को अफवाह तंत्र कहते हैं। यानी जो नदियां हैं वो अफवाह कहलाती हैं और नदियों का तंत्र अफवाह तंत्र कहलाता है। किसी क्षेत्र का अफवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक, समयावधि, चट्टानों की प्रकृति, संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। क्या आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है? क्या आप कभी वहाँ नौकायन करने अथवा नहाने के लिए गए हैं? क्या यह नदी बारहमासी है या अल्पकालिक है? दोस्तों, जो बारहमासी नदियाँ हैं वो हिमालय क्षेत्रों से निकलती हैं विशेष रूप से, और जो राजस्थान में नदियाँ हैं दोस्तों अल्पकालिक हैं, जो केवल वर्षा ऋतु में बहती हैं। और प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियाँ अल्पकालिक हैं। कुछ एक नदियाँ सदा हरित हैं, यानी वर्ष भर बहती हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। क्या आप जानते हैं नदी केवल सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती है? तो दोस्तों, नदी सदैव एक दिशा में बहने का मुख्य कारण नदी का ढलान होता है। आपने भूगोल की अन्य 2 पाठ्य पुस्तकों में ढालों के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या आप जल के एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने का कारण बता सकते हैं? दोस्तों, जल एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने का कारण ढाल है मुख्य रूप से। ये पर्वतीय क्षेत्र की एक नदी है। दोस्तों, इस प्रकार ये पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतों से नदी निकलती है, और उत्तर में हिमालय और दक्षिण में पश्चिमी घाट। जो दोस्तों नदियाँ निकलती हैं 2 ही जगह से निकलती हैं, विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र से, और दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूर्व की ओर क्यों बहती हैं? तो दोस्तों, नदी पूर्व की ओर बहने के मुख्य कारण मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, नदियों का ढाल है, मुख्य वजह ढाल है। और भी कई फैक्टर होते हैं जो नदी के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। वह बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित क्यों करती है? क्योंकि दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी, जिस डाल में ये नदियाँ जाती हैं वहाँ पर बंगाल की खाड़ी, तो जहाँ जलीय क्षेत्र होता है वहाँ नदियाँ दोस्तों जाती हैं। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं? मतलब जिस क्षेत्र से नदियाँ जल ग्रहण करती हैं वो उसका जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहलाता है। एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित
आगे क्या दोस्तों बाद में देखते, पहले ये देख लेते हैं दोस्तों अपन मुख्य अफवाह प्रतिरूप कौन कौन से हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो अफवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार और अंग्रेजी में कहेंगे डेंड्रिटिक प्रतिरूप कहा जाता है। यानी जो दोस्तों जो नदियाँ इस तरह होती है, ऐसे ऐसे निकल रही है, यूँ निकल रही है, ये नदियों को पेड़ की शाखा यूँ होती है, इसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ हैं, तो उत्तरी मैदान नदियाँ दोस्तों जिससे वृक्ष की शाखाएँ निकलती हैं तो वैसे निकलती हैं, तो इन्हें वृक्षाकार नदी कहते हैं। और अगली है दोस्तों आर्य प्रतिरूप, जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है। जैसे ये पर्वत नदी निकल रही है, यहाँ बह गई, यों बह गई, यों यों यों, तो इसे आर्य प्रतिरूप कहते हैं। तो इसे आर्य प्रतिरूप कहते हैं। यानी रेडियल अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस अफवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। तो दोस्तों अमरकंटक प्रतिरूप है, अमरकंटक की पहाड़ी है, तो उससे एक तो नर्मदा नदी निकलती है, इस साइड नर्मदा निकल गई, ऊपर साइड में चंबल निकल गई धार के पास से, और एक सो नदी निकलती है। तो दोस्तों अलग अलग दिशा में निकल रही है, ये तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, इसे आर्य प्रतिरूप कहते हैं। और वृक्षाकार जैसे हिमालय की नदियाँ हैं जो वृक्ष की शाखाओं की भांति निकलती हैं। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हो, जैसे दोस्तों गंगा और यमुना बह रही हैं, और सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हैं। और सहायक नदियाँ जैसे एक नदी ये बह रही है, दूसरी ये बह रही है, सहायक नदियाँ जैसे इससे यूँ मिल गई, यूँ मिल गई, समकोण पर मिलती है, तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। जालीनुमा को हम कहेंगे ट्रेलिस अफवाह प्रतिरूप कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप या ट्रेलिस अफवाह प्रतिरूप क्या है। समकोण पर जब नदियाँ मिलती हैं, जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हो जाती हैं, तो ऐसे अफवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री या सेंट्रीपिटल प्रतिरूप कहते हैं। तो दोस्तों सभी दिशाओं से, चाहे इधर से आ जाओ, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, ये इसके अंदर गिर गई नदियाँ, तो इस अफवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, वृक्षाकार प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के आकार का। अगला आपने आर्य पढ़ा है, जो सभी दिशाओं से नदियाँ निकलती हैं। और उसके बाद में हमने जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप पढ़ा है, एक नदी समानांतर बह रही है, दूसरी समानांतर बह रही है, और सहायक नदियाँ समकोण पर मिली। और तीसरा हमने पढ़ा है अभिकेंद्री, जिसमें सभी दिशाओं से नदियाँ मिलती हैं। भूगोल भाग 1 अध्याय 5 के प्रायोगिक कार्य में इन अफवाह प्रतिरूपों में करेंगे दोस्तों, हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब हम एक भारत का मानचित्र देखते हैं मुख्य नदियों का। तो शुरू करते हैं, ऊपर से करते हैं दोस्तों। मैं बार बार आपको बताया है कि जो ये कैलाश पर्वत है यहाँ तिब्बत में पड़ता है, यहाँ से सांगपो नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, और यहीं से दोस्तों सिंधु नदी निकलती है। देखो सिंधु नदी भी यहीं से निकलती है, और तो सतलज नदी दोस्तों, सतलज नदी भी यहीं निकलती है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, सतलज भी यहीं से निकलेगी और सिंधु भी यहीं से निकलेगी और ब्रह्मपुत्र यहीं से निकलेगी। तीनों नदियाँ दोस्तों एक ही पर्वत से निकलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे दोस्तों ये नदी निकलती है सिंधु नदी दोस्तों, यहाँ कैलाश पर्वत से निकलती है, फिर ये पाकिस्तान में जाती है जो यूँ, और उसके बाद में दोस्तों झेलम नदी है, झेलम नदी भी जम्मू कश्मीर से निकलती है। फिर उसकी सहायक नदी चिनाब है, फिर रावी है, रावी भी हिमाचल से निकलती है, और फिर सतलज है, पहले व्यास आएगी फिर सतलज है। दोस्तों आपको इन नदियों का क्रम याद रखना है, कौन सी नदी बाएं से दाएं है और दाएं से बाएं है। और ये दोस्तों लूणी नदी अजमेर के नागपार से निकलती हैं, और उसके बाद में लूणी नदी अरब सागर में गिर जाती है। और गंगा नदी दोस्तों गंगोत्री हिमनद से निकलती है, 2 शाखाओं में भागीरथी और अलकनंदा। और उसकी सहायक नदी यमुना, यमुना भी यमुनोत्री नदी से निकलती हैं। और गंगा और यमुना ऐसे समानांतर बहती हैं और इलाहाबाद में मिलती हैं। और उनकी सहायक नदियाँ दोस्तों हिमालय से और निकलने वाली शारदा, घाघरा,
गंडक, कोसी, ये नदियाँ दोस्तों निकलती है और ये बाढ़ लाती हैं। उसके बाद जो कैलाश पर्वत से जो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नदी से नाम से जानी जाती है, जो नामचा बर्फा पर्वत है तो वहाँ ये यू टर्न करती है और इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। और इनकी सहायक नदी लोहित नदी है, सुबनसिरी, ये इनकी सहायक नदी हैं। और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, फिर बांग्लादेश में इसको मेघना के नाम से जानते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद देखते हैं हम, ये दोस्तों सो नदी है। सो नदी भी साउथ से निकलती है, प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। बेतवा, केन, सिंध, चंबल, ये सारी नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। साबरमती नदी दोस्तों ये उदयपुर से निकलती है, गुजरात में बहती है। और गांधी जी का विश्व प्रसिद्ध साबरमती आश्रम इस नदी के किनारे हैं। और नर्मदा और ताप्ती नदी ये जवार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और जो हमारी नर्मदा नदी है जो अमरकंटक श्रेणी से निकलती है, और ताप्ती नदी है मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। फिर दोस्तों ये जो महानदी है इस पर हीराकुंड बांध है, ये उड़ीसा में बहती है मुख्य रूप से। और उसके बाद में गोदावरी नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबक श्रेणी यहाँ से निकलती है। और पैनगंगा इसकी मुख्य सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। उसके बाद में दोस्तों कृष्णा नदी, ये भी कर्नाटक से निकलती है, महाबलेश्वर के नज़दीक। और उसकी कृष्णा की दोस्तों तुंगभद्रा सहायक नदी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों सबसे नीचे कावेरी नदी है। ये जल विभाजक का दोस्तों चित्र दिया हुआ है। अफवा द्रोणी, तो दोस्तों नदियों का अफवा होता है वो अफवा द्रोणी कहलाता है, ये हमने पढ़ा था। एक अफवा द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं, या जल संबर या वाटर साइड कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, जैसे दो नदियों का जल है तो उन जल को अलग करने के लिए बीच में ऐसा कोई क्षेत्र आ गया, टीबा आ गया, टीला आ गया, कोई पठार आ गया, मैदान आ गया, उसे कहेंगे हम जल विभाजक, जल संबर या वाटर साइड कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नाले द्वारा अववाहित क्षेत्र को जल संबर कहा जाता है। दोस्तों जो बड़ी नदी है जो उनका जल ग्रहण क्षेत्र है उनको तो हम नदी द्रोणी कहेंगे, क्योंकि बड़ा है दोस्तों, नदियाँ बड़ी होती हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहेंगे, जबकि छोटी नदियों के नालों द्वारा अववाहित क्षेत्र को जल संबर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संबर का आकार छोटा होता है। दोस्तों है तो एक ही, नदी द्रोणी बड़े आकार की और जल संबर छोटे आकार की, और यह है दोनों जल ग्रहण क्षेत्र है। नदी द्रोणी और जल संबर एकता के परिचायक हैं और इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों व पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है, और इसीलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम व वृत्त नियोजन इकाइयों व क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। अब दोस्तों हम देखते हैं भारतीय अफवाह तंत्र को, जो दो मुख्य भागों में बांटते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय अफवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है और समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे दो समूह में बांटा जा सकता है। पहला है अरब सागर का अफवाह तंत्र और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। आपको ध्यान रखना है कि दो अफवाह तंत्र कौन कौन से हैं। पहला अफवाह तंत्र है अरब सागर का अफवाह तंत्र और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। और ये अफवाह तंत्र दोस्तों दिल्ली, कटक, अरावली और सह्याद्री द्वारा विलग किए जाते हैं, यानी इनके द्वारा अलग होते हैं। दिल्ली कटक से अलग होगा, अरावली से अलग होगा और सह्याद्री द्वारा अलग होते हैं। चित्र 3.1 में इसे जल विभाजक को एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर अफवाह को कौन से तंत्र अलग करते हैं। तो दिल्ली कटक की श्रेणियाँ हैं वो अलग करेगी, अरावली श्रेणी और सह्याद्री। सह्याद्री श्रेणी कहाँ पड़ती है दोस्तों? सह्याद्री महाराष्ट्र के अंदर है सह्याद्री। कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग यानी 77% भाग दोस्तों ये बड़ी नदियां हैं,
जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियाँ शामिल हैं और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। दोस्तों, जितना जलग्रहण क्षेत्र है उसका 77% भाग यानी लगभग 3/4 भाग बंगाल की खाड़ी में गिरता है और मात्र 1/4 यानी 23% क्षेत्र है जिसमें आपको सिंधु नदी है, नर्मदा नदी है, तापी, माही और पेरियार नदी केरल की नदी है, अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो दोस्तों, कितना बड़ा क्षेत्र है जो आप जानते होंगे, अरब सागर में कम जाता है और बंगाल की खाड़ी में जल ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर लंबी नदियाँ दोस्तों, हिमालय की नदियाँ विशेष रूप से वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जल संभर क्षेत्र के आधार पर भारतीय अपवाद श्रेणियों को 3 भागों में बांटा गया। दोस्तों, जल संभर क्षेत्र के आधार पर नदी द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। इस पहला है मुख्य नदी द्रोणी। मुख्य नदी द्रोणी से मतलब है कि जिसका अपवाद क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ऐसी नदियाँ जो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैली हैं, इसमें 14 नदी द्रोणियाँ दोस्तों देश की जो प्रमुख नदी द्रोणी कहलाती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक। बराक आपने पढ़ा होगा, मणिपुर के अंदर है, मणिपुर और मिजोरम के अंदर आदि। ये नदियाँ दोस्तों मुख्य नदी द्रोणी हैं। 14 नदियाँ हैं, 20,000 वर्ग किलोमीटर से बड़ा क्षेत्र घेरती हैं। और मध्यम नदी द्रोणी के अंदर दोस्तों 2,000 वर्ग किलोमीटर से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर तक का क्षेत्र घेरने वाली नदियाँ आती हैं। और इसके अंदर दोस्तों 44 नदी द्रोणियाँ हैं, जिसके अंदर कालिंदी, पेरियार और मेघना मुख्य हैं। और लघु नदी द्रोणी जिसका अपवाद क्षेत्र दोस्तों बहुत छोटा होता है और 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। और इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियाँ और विशेष रूप से दोस्तों जो वर्षा ऋतु में बहती हैं वो नदियाँ लघु नदी द्रोणी में आती हैं, जिनका जलग्रहण क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। और मध्यम के अंदर 2 से 20 और मुख्य के अंदर है 20 से अधिक। यदि आप चित्र 3.1 को देखें तो आप पाएंगे कि अनेक नदियों का स्रोत उद्गम स्थान हिमालय पर्वत से। दोस्तों, ये हमने देख लिया है चित्र के अंदर। और ये अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करती हैं। और उत्तर भारत की इन नदियों की पहचान कीजिए। दोस्तों, हमने बताई थी बहुत सारी नदियां हैं उत्तर भारत की, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंडक, कोसी। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थान पश्चिमी घाट है दोस्तों, बिल्कुल। और ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। और दक्षिणी भारत की इन नदियों की भी पहचान कीजिए। तो दक्षिणी भारत की दोस्तों नदियां हमने बताई थी, महानदी और उसके बाद में गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी नदी जो पश्चिमी घाट से निकलती है। नर्मदा और ताप्ती 2 बड़ी नदियां इसका अपवाद हैं। और ये और अनेक छोटी नदियां अपना जो जल है अरब सागर में विसर्जित करती हैं। दोस्तों, ये 2 नदियां हैं अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं, नर्मदा और ताप्ती। और ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण भी करती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तट तक बहने वाली नदियों के नाम बताइए। दोस्तों, ये आपको मानचित्र में करना है, खुद एक बार देखिए मानचित्र। उसके बाद देखते हैं हम उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर भी भारतीय अपवाद तंत्र को हिमालयी अपवाद तंत्र व प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र में विभाजित किया जाता है। दोस्तों, अपवाद क्षेत्र के आधार पर एक हिमालयी अपवाद तंत्र हो गया, दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र में विभाजित कर देंगे। यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है। क्योंकि दोस्तों इनके वर्गीकरण में समस्या होगी, क्योंकि जो ये नदियाँ दोस्तों चंबल है, चंबल तो तिब्बत में बहती है। बेतवा भी प्रायद्वीप से नहीं निकलती है, वो या प्रायद्वीप के ऊपर से निकलेगी और इनमें मिल जाएगी चंबल में। सोन नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति व आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी हैं। तो दोस्तों, मुख्य कारण क्या है? क्योंकि ये नदियाँ बहुत पुरानी हैं। और ये जो 3 नदियाँ बताई इन्होंने, चंबल, बेतवा और सोन, ये नदियाँ हिमालय से पुरानी हैं, यानी इनको पूर्व हिमालय नदियाँ
कहा जाता है, हिमालय बाद में बना है ऐसा माना जाता है। फिर भी यह अपवाद अंतर वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है और इस पुस्तक में इसी का अनुसरण किया गया। दोस्तों तो एक सवाल ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो हिमालय से पुरानी हैं। तो दोस्तों चंबल, बेतवा और सो नदी हिमालय से भी पुरानी है। अब दोस्तों हम देखते हैं भारत का अफवाह तंत्र, जिसमें हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों भारतीय अफवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं और ये 3 बड़ी भू आकृतिक इकाइयों की उद्विकास प्रक्रिया और वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। तो हिमालय अफवाह देखते हैं। और हिमालयी अफवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ। इसमें मुख्य रूप से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। दोस्तों मुख्य रूप से 3 नदी द्रोणी हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, और यहाँ की नदियाँ बारहमासी हैं। तो बारहमासी होने का क्या कारण है? क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर है। बर्फ़ भी पिघलेगा और वर्षा भी होगी, इस वजह से ये वर्ष भर बहती हैं। और ये नदियाँ गहरे महाखड्डों को दोस्तों गॉर्ज कहते हैं। और गॉर्ज नदियाँ खुद बनाती हैं पहाड़ों को काट काट के, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। तो महाखड्ड कैसे बनता है दोस्तों? हिमालय का उत्थान हुआ है, साथ में अपरदन भी नदियाँ कर रही हैं। और महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियाँ पर्वतीय भाग में वी मार्ग की घाटियाँ बनाती हैं। जैसे पर्वत है दोस्तों, पर्वत के अंदर यूँ वी मार्ग बना दिया। वी मार्ग की घाटियाँ छिप्रिकाएँ और जलप्रपात भी बनाती हैं। तो छिप्रिकाएँ दोस्तों नदियाँ यूँ ऊपर जो लहरें होती हैं वो छिप्रिकाएँ कहलाती हैं। जलप्रपात जब दोस्तों नदियाँ कोई खाड़ी या समुद्र में गिरती हैं, जब उसका अफवाह धीमा हो जाता है, नदी वृद्ध हो जाती है, तो कीचड़ इनसे जलप्रपात बनाती हैं। और जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। तो दोस्तों मैदान में जाएगी तो अपरदन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपरदन तो पर्वतों का होता है। तो मैदान में जाती है तो निक्षेपण करती हैं। और निक्षेपण से कौन सी बनाती है आकृतियाँ? दोस्तों छिप्रिकाएँ इस प्रकार बनती है। दोस्तों ये नदी देखो, ये लहर है ऊपर, ये छिप्रिकाएँ कहलाती हैं। जब दोस्तों नदियाँ मैदान में जाती हैं तो निक्षेपण से कौन सी आकृति बनाती है? समतल घाटी बनाएगी, गोखुर झील बनाएगी। ये सारी दोस्तों आकृतियाँ निक्षेपण से हैं। बाढ़कृत मैदान बनाएगी, गुम्फित वायखाएँ बनाएगी, नदियाँ आपस में उड़ जाती है यूँ यूँ यूँ। नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और ये सारी चीज़ें समतल घाटी, गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वायका और डेल्टा, ये सभी नदी के वृद्धावस्था में बढ़ती है। और ये सभी नदी की निक्षेप की आकृतियाँ हैं, अपरदन नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि दोस्तों हिमालय में पर्वत हैं और पर्वत टेढ़े मेढ़े होते हैं। जहाँ नदी को जहाँ जगह मिली वहाँ से निकल जाती है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, मैदान के अंदर इस सर्प के आकार में बहती है और अपना रास्ता बदलती रहती है। कोसी नदी को बिहार का शौक कहते हैं, सोरो ऑफ बिहार। तो आप दोस्तों बताया था मैंने ऊपर, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। दोस्तों ये क्या करती है, अपने मार्ग बदलती है। और मार्ग बदलने से वर्षा ऋतु में दोस्तों बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है और बिहार में भारी जान माल की हानि होती है। और यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करती है। और बहुत सारा अवसाद पर्वतों से लाती है और भारी मात्रा में मैदानी भाग में जमा करती है। और इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। और कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र से इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है दोस्तों? क्योंकि ये नेपाल हिमालय से निकलती है और यहाँ दोस्तों बहुत भारी मात्रा में अवसाद है इस हिमालय में, इसलिए लाती हैं। क्या आप सोचते हैं कि सामान्य रूप से नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल बहाव में मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती है? तो दोस्तों जल तो घटता बढ़ता रहता है। वर्षा ऋतु में जब वर्षा होगी तो जल का बहाव ज़्यादा होगा। नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है और बाढ़ के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो दोस्तों बाढ़ के नकारात्मक प्रभाव ही ज़्यादा है, सकारात्मक तो कुछ है नहीं, क्योंकि भारी जान माल की हानि होती है। अब हिमालयी पर्वतीय अफवाह तंत्र का विकास देखते हैं।
यद्यपि नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प कब है दोस्तों, लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले। तो दोस्तों 2.4 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 50 लाख वर्ष पहले का काल है वो मायोसीन काल है। इसमें एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्मा कहा गया है और हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ आसाम से पंजाब तक बहती थी। और ये नदी दोस्तों आसाम से लेकर पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। ये दोस्तों इसमें बताया कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का विकास मायोसीन काल का है, 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले का है, जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्मा कहते हैं। और अनुदैर्ध्य विस्तार है इसका असम से पंजाब तक है। ये बहुत ही भूगोल की पुस्तक दोस्तों हम पढ़ेंगे। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलाश्म, कांग्लोमरेट शामिल हैं, इनकी धारणा पुष्टि करते हैं। ये नदियाँ दोस्तों ये पाई जाती हैं नदियों के अंदर, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलाश्म, कांग्लोमरेट। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्मा नदी दोस्तों अपने पड़ाव पर इंडो ब्रह्मा नदी 3 मुख्य अपवाह क्षेत्रों में बंटी गई। कौन कौन से क्षेत्र हैं इंडो ब्रह्मा नदी की? पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियाँ। सिंधु की 5 सहायक नदियाँ कौन सी है? झेलम है, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियाँ गंगा, यमुना, गंडक, कोसी, ये नदियाँ। और पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। तो ब्रह्मपुत्र से दोस्तों सुबनसिरी, लोहित, दिहांग, दिबांग, ये नदियाँ, इन्हें दोस्तों मिलाकर इंडो ब्रह्मा नदी कहते हैं। फिर दोस्तों विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में और पोटवार पठार के उत्थान के कारण हुआ है। दोस्तों ये नदियों का विभाजन किस वजह से हुआ है? विशाल नदी का विभाजन तो प्लीस्टोसीन काल हुआ। उसमें प्लीस्टोसीन काल में क्या होता है, हिमालय का पश्चिमी भाग है दोस्तों वो ऊंचा उठ जाता है, हिमालय का पश्चिमी भाग। और पोटवार बेसिन, जिसको दिल्ली रिज में है, पोटवार बेसिन के उत्थान की वजह से हुआ। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि पोटवार पठार कहाँ है? तो दिल्ली रिज के अंदर है। और हिमालय के पश्चिमी भाग के उत्थान की वजह से इनका विभाजन होता है। और ये क्षेत्र सिंधु व गंगा अपवा तंत्रों के बीच एक जल विभाजक बन गया। और इस प्रकार मध्य प्लीस्टोसीन काल में फिर दोस्तों मध्य प्लीस्टोसीन काल आता है। उसमें राजमहल पहाड़ियाँ झारखंड में है और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर है का अधोक्षेपण हुआ, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिक् परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। हिमालय के पश्चिम भाग में पोटवार पठार है और बाद में मालदा गैप बना मध्य प्लीस्टोसीन युग में। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं हिमालय अपवा तंत्र की नदियों के बारे में। इसका इतिहास पढ़ लिया। हिमालय अपवा तंत्र में अनेक नदी तंत्र हैं, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख हैं। तो पहले दोस्तों सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद गंगा नदी तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र यह विश्व के सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है और इसका क्षेत्रफल दोस्तों 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों आपको इसका क्षेत्रफल ध्यान रखना है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। और भारत में इसका क्षेत्रफल दोस्तों 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी लंबाई दोस्तों को याद रखनी है आपको, 2880 किलोमीटर लंबी है सिंधु नदी, संपूर्ण सिंधु नदी जो चीन, भारत और पाकिस्तान में है उसकी। और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर है मात्र। और भारत में ये हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। दोस्तों हिमालय की जितनी भी नदियाँ निकलती हैं सबसे पश्चिमी नदी ये है। और इसका उद्गम है दोस्तों तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी है। तो इसका एक बोखरचू नाम का एक दर्रा है, हिमनद है। बोखरचू के निकट एक हिमनद दोस्तों सिंधु नदी है जो कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू के निकट एक हिमनद। उस हिमनद कौन से अक्षांश पे है? 31 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर से होता है, जो दोस्तों 4164 मीटर ऊंचा स्थित है बोखरचू।
तो आपको दोस्तों इसका नाम याद रखना है। और तिब्बती भाषा में इस बोकर चू को सिंगी खम्बान कहते हैं, सिंगी खम्बान। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। सिंगी खम्बान या शेरमुख तिब्बत में कहते हैं और भारत में हम बोकर चू कहते हैं। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से ये सिंधु नदी निकलती है। मैंने आपको बताया था कि लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से दोस्तों निकलती है। उत्तरी पश्चिमी दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान में बहती है। दोस्तों ये लद्दाख में बहेगी और बाल्टिस्तान में बहेगी। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए ये नदी जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड बनाती है। दोस्तों गिलगित है जो अभी पीओके के अंदर है, वहाँ एक दर्शनीय महाखंड बनाती है। और ये पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान में प्रवेश करती है। फिर दोस्तों ये नदी पाकिस्तान में एक चिल्लस जगह है, उसके नज़दीक है दर्दिस्तान प्रदेश से, वहाँ प्रवेश करती है। मानचित्र पर इस क्षेत्र को रेखांकित करें। तो ये दोस्तों मानचित्र में हमने देखा था उसके बारे में, सिंधु नदी के बारे में। और सिंधु नदी की दोस्तों बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, हिमालय पर्वत से निकलती हैं। और उन सहायक नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। श्योक नदी, गिलगित नदी, जास्कर नदी, हुंजा, नुब्रा घाटी भी है लद्दाख के अंदर, सिगार, गास्टिक, द्रास। ये सारी नदियाँ दोस्तों जम्मू कश्मीर में बहती हैं, सहायक नदियाँ हैं, हिमालय से निकलती हैं। श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिक, द्रास। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है। फिर दोस्तों अटक के निकट ये नदी पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काबुल नदी इसमें मिलती है दाहिने तट पर। और इसके अतिरिक्त जो दाहिने तट पर अन्य नदियाँ मिलती हैं उसके अंदर कौन सी है? खुर्रम है, तोची, गोमल, विभवा और संगर। ये सारी नदियाँ दाहिने तट पर मिलती हैं। काबुल के अलावा खुर्रम, तोची, गोमल, विभवा और संगर। और बाएं तट पर तो पहले बताया मैंने, श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिक, द्रास। और ये सभी नदियाँ सुलेमान श्रेणी से निकलती हैं। दोस्तों जो दूसरी नदियाँ हैं जो दाहिने तट पर मिलती हैं, ये सुलेमान पर्वत शिखर है दोस्तों, अफगानिस्तान में, यहाँ से निकलती हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, खुर्रम, तोची, गोल, सुलेमान श्रेणी से निकलती हैं। और ये नदी फिर दोस्तों जो सिंधु नदी है, दक्षिण की ओर बहती हुई मीठनकोट के नज़दीक पंचनद का जल प्राप्त होता है। 5 नदियों का जल इसको सिंधु नदी को मिलेगा, मीठनकोट के नज़दीक मिलेगा। और पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियाँ। दोस्तों पंजाब पहले जो भारत का पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब है, इस पूरे पंजाब को पंजाब ही कहते थे, दोनों जगह पंजाब हो गया। इसमें सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये पंचनद हैं, इससे इसको जल प्राप्त होता है। दोस्तों आपको 500 नदियों का क्रम याद होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है और लास्ट में कराची के पास में नदी अरब सागर में चली जाएगी। और भारत में सिंधु जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। भारत में केवल और केवल जम्मू कश्मीर में बहती है। कितनी? 1114 किलोमीटर। और संपूर्ण लंबाई दोस्तों कितनी इसकी? 2880 किलोमीटर। ये आपको दोनों फैक्ट ध्यान रखने हैं। उसके बाद दोस्तों इसकी सहायक नदी है झेलम, जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपथ में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये निकलती है वेरीनाग झरने से निकलती है पीर पंजाल गिरिपथ में। और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए, वुलर झील इस नदी पे बनी हुई है, श्रीनगर इस झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। एक तंग और गहरे महाखंड से गुजरती है और पाकिस्तान में जंग के निकट ये चेनाब नदी में मिलती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये नदी कहाँ से मिलेगी। तो ये नदी जंग के नज़दीक चेनाब नदी में मिलेगी। फिर दोस्तों देखते हैं चेनाब नदी। और चेनाब नदी भी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये चंद्रा और बाघा 2 सरिताओं से मिलकर बनती है। तो दोस्तों चंद्रा और बाघा 2 सरिता हैं, उनसे मिलकर बनती है चेनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग एक जगह है, वहाँ एक
ये तांडी जगह दोस्तों, केलांग के पास में छोटी जगह तांडी है, वहाँ आपस में मिलेगी चंद्रा और बागा, और इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1180 किलोमीटर बहती है पाकिस्तान से प्रवेश करने से पहले भारत में। फिर दोस्तों रावी नदी है, सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, और ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो रावी नदी कहाँ से निकलेगी, रावी नदी कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलेगी और राज्य की चंबा घाटी में बहती है। तो रावी नदी चंबा घाटी में बहती है, और चंबा घाटी परियोजना एक भारत सरकार की परियोजना भी है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने और सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी मिलती है। ये चेनाब में कहाँ मिलेगी दोस्तों? रावी सराय सिंधु के नज़दीक मिलेगी। नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल श्रृंखला में पीर पंजाल के दक्षिणी पूर्वी भाग और धौलाधर के बीच प्रदेश में प्रवाहित होती है। उसके बाद दोस्तों व्यास नदी है। जो व्यास नदी है सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो दोस्तों हिंदुस्तान में बहती है, फिर जाएगी पाकिस्तान में, जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रे के नज़दीक व्यास कुंड, यहाँ से निकलेगी व्यास नदी, और ये नदी दोस्तों कुल्लू घाटी में गुजरती है। और धौलाधर श्रेणी दोस्तों ये भी हिमाचल में है। इस श्रेणी में काती और लारगी में माँ खड्ड का निर्माण करती है। दोस्तों ये माँ खड्ड कहाँ बनाएगी? काती और लारगी में, और ये पंजाब के मैदान में प्रवेश करती हैं, जहाँ हरीके के पास सतलज नदी में जा मिलती है। दोस्तों हरीके बैराज बांध है, वहाँ ये नदी व्यास नदी सतलज नदी में मिल जाएगी, और हरीके बैराज में दोनों नदियों का जल सतलज और व्यास का मिलके जो इंदिरा नहर परियोजना है दोस्तों, उसमें ये जल उपलब्ध करवाती हैं। सतलज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के नज़दीक राक्षस ताल से निकलती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ से निकलती हैं? राक्षस ताल से, कैलाश मानसरोवर से, जहाँ इसके पास से सिंधु नदी निकलती है। दोस्तों आप समझ गए होंगे सिंधु नदी कहाँ से निकलती हैं, वो भी कैलाश मानसरोवर के राक्षस ताल से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी वहीं से निकलती है। जहाँ दोस्तों इसको राक्षस ताल को चांगलेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका इसको नाम ध्यान रखना है, चांगचैन खंबाब। तो सिंधु नदी में भी पढ़ा आपने चांगचैन खंबाब। और भारत में प्रवेश करने से पहले ये 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है। और रोपड़ कहाँ दोस्तों? पंजाब में है। एक माखड़ से निकलती है, और ये हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकिला से बहती है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर है, पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। ये एक पूर्ववर्ती नदी है। दोस्तों पूर्ववर्ती नदी आप समझ गए होंगे कि हिमालय से पहले बनी है। दोस्तों जब से हिमालय बना उससे पहले ये नदी चलती थी, और यह अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये दोस्तों पूर्ववर्ती नदी कैसे होगी? क्योंकि जो कैलाश श्रेणी है दोस्तों, कैलाश श्रेणी से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, जैसे सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, ये पूर्ववर्ती है, क्योंकि जो कैलाश श्रेणी दोस्तों हिमालय से पहले बनी है। और ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है, क्योंकि ये भाखड़ा नंगल परियोजना के नहर का पोषण करती है। तो नहर का पानी दोस्तों सतलज से मिलेगा, और थोड़ा बहुत पानी जब व्यास मिलेगी इसमें, तो सतलज और व्यास मिलके दोनों जल उपलब्ध करवाती है। फिर दोस्तों हम चलते हैं गंगा नदी द्रोणी पर। अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों दृष्टिकोणों से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और यह नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड राज्य का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक गौमुख हिमानी है। गौमुख हिमानी के नज़दीक है गंगोत्री हिमनद, वहाँ से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। और यहाँ इसे दोस्तों भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। और ये मध्य और लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखड्डों से होकर गुजरती हैं। और दोस्तों देवप्रयाग की जगह है उत्तराखंड में, जो हमारा हरिद्वार के थोड़ा पास में है। भागीरथी
जो शाखा है, एक दोस्तों ये दूसरी शाखा आती है अलकनंदा, वो इसमें मिलती है और इसके बाद गंगा कहलाती है। और अलकनंदा नदी का स्रोत है बद्रीनाथ के ऊपर है सतोपथ हिमनद। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, सतोपथ हिमनद से निकलती है। और भागीरथी नदी है गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री हिमनद और सतोपथ हिमनद ये दोनों हिमनद गंगा नदी के स्रोत हैं। और ये अलकनंदा धौली विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बहती हैं। दोस्तों इसको अलकनंदा, धौली और विष्णु गंगा धाराओं के नाम से जानते हैं, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। तो दोस्तों अलकनंदा भी दो धाराओं से मिलकर बनती हैं। अलकनंदा की धारा कौन सी है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। और ये अलकनंदा मिलेगी जोशीमठ और विष्णु प्रयाग में, दोनों धाराएं मिलेगी, धौली गंगा और विष्णु गंगा। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां दोस्तों पिंडार हैं, जो कर्ण प्रयाग में मिलती हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां कौन सी है, पिंडार है। पिंडार कहाँ मिलेगी, कर्ण प्रयाग में। ये कुछ प्रयाग है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। जबकि मंदाकिनी या काली नदी इसमें रुद्र प्रयाग में मिलती है। दोस्तों ये दूसरी और नदी है मंदाकिनी या काली गंगा, वो मिलेगी रुद्र प्रयाग में। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है, जहाँ से ये पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, और फिर कहाँ जाएगी दोस्तों, पूर्व की ओर जाएगी। और अंत में दक्षिण मुखी होकर दो जल वितरिकाओं भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती हैं। और यह नदी 2525 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों आपको इसकी लंबाई ध्यान रखनी है, कितनी है, 2525 किलोमीटर। ये उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहती है। दोस्तों आपको लंबाई ध्यान होनी चाहिए कि उत्तराखंड में इसकी लंबाई कितनी है। तो उत्तराखंड में दोस्तों मात्र 110 किलोमीटर बहती है। और यूपी में बहेगी दोस्तों सबसे ज़्यादा 1450 किलोमीटर बहेगी यूपी में। फिर दोस्तों बिहार में बहेगी है 445 किलोमीटर, बिहार में भी एक लंबा सफ़र तय करती है। फिर बंगाल में 520 किलोमीटर। और गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। और कुछ क्षेत्र इसका बांग्लादेश में भी है। और ये भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी व अनित्यवादी नदियाँ और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवादी नदियाँ शामिल है। तो दोस्तों इससे गंगा नदी तंत्र में हिमालय से और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ शामिल है। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों सोन दाहिने किनारे से मिलती हैं। और बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नदियाँ जो हिमालय से निकलती है और बाएं तट में मिलेगी, वो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। और दाहिने तट पर सोन। सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। लास्ट में दोस्तों बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। और क्या आप जानते हैं, बाद में दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो एक परियोजना लाई थी, नमामि गंगे परियोजना। 2014 के अंदर नमामि गंगे परियोजना लाए थे। मई 2014 में पीएम बने थे। और एक महीने बाद में जून 2014 में ये परियोजना लेकर आ गए। उस समय उमा भारती जो गंगा विकास परियोजना की मंत्री थी, गंगा नदी को साफ करने के लिए परियोजना लाए थे। दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। ये एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया। और इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा। दोस्तों आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि हमारे देश की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। से संबंधित दो उद्देश्य हैं, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और उसके संरक्षण और कायाकलाप को पूरा करना। एक तो पॉल्यूशन कम करना, दूसरा इसका संरक्षण कम करना। नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ क्या हैं? एक सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्था करना, नदी किनारे का विकास करना, नदी सतह की सफाई करना, जैव विविधता का ध्यान रखना, वनीकरण करना नदी के किनारे किनारे, जन जागरूकता फैलाना कि इसमें प्रदूषण नहीं करना है, और औद्योगिक अपशिष्ट की निगरानी करना, और गंगा ग्राम बनाना। आप इस परियोजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसकी वेबसाइट है
या nmcg.nic.in। फिर दोस्तों आती है यमुना नदी, जो गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। पश्चिम से निकलेगी और सबसे लंबी भी सहायक नदी है और इसका स्रोत है यमुनोत्री हिमनद है। यमुनोत्री हिमनद कहाँ है दोस्तों? हिमालय में बंदरपुंज श्रेणी है, एक बंदरपुंज श्रेणी है हिमालय से, उसके पश्चिमी ढाल पर ये ऊंचाई से निकलती है दोस्तों, 6316 मीटर ऊंचाई से निकलती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हिमालय की बंदरपुंज श्रेणी और 6316 मीटर ऊंचाई से। और प्रयाग इलाहाबाद में, ये दोस्तों इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयाग है, वहाँ ये इलाहाबाद में मिल जाती हैं। वहाँ ये त्रिवेणी संगम होता है, क्योंकि गंगा मिलती है, गंगा में यमुना मिलेगी और सरस्वती नदी दोस्तों ऐसा माना जाता है ज़मीन में लुप्त हो गई है, वो भी यहीं से मिलती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इसके दाहिने तट पर मिलती हैं। दोस्तों जो यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है जो दाहिने तट से मिलती हैं? एक चंबल है, दूसरी सिंध है, फिर बेतवा, केन, ये इसके दाहिने किनारे से मिलती हैं। जबकि जो सोन नदी है दोस्तों वो गंगा के दाहिने तट से मिलती है। सोन गंगा के दाहिने तट से मिलेगी एकमात्र, और इनसे 4 मिलेगी, सिंध, बेतवा, केन, चंबल। जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा आदि नदियां इसके बाएं तट से मिलती हैं। ये दोस्तों नदियां हिमालय से निकलती है, हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा, और इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्य के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों और आगरा नहर में आता है। दोस्तों आगरा यमुना नदी के किनारे बसता है और यहाँ दोस्तों पश्चिमी नहर और ये पूर्वी यमुना नहर बनी हुई है। उन राज्यों के नाम बताइए जो यमुना नदी द्वारा अपवाहित है। दोस्तों मुख्य रूप से यमुना नदी से अपवाहित एक तो हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद यूपी है, तो 2 ही राज्य हैं दोस्तों। फिर चलते हैं चंबल नदी के पास। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में महू के नज़दीक से निकलती है। दोस्तों मालवा के पठार में महू जगह है, वहाँ से निकलती हैं और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान के कोटा में पहुँचती हैं। कोटा नगर दोस्तों चंबल के किनारे बसा हुआ है, जहाँ इस पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गांधी सागर बांध कहाँ है? कोटा में। और यहाँ दोस्तों एक जवाहर सागर बांध और है, वो भी कोटा के अंदर है। जवाहर सागर चित्तौड़ में, राजस्थान में पड़ता है। कोटा से पूर्व ये नदी बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा से पहले बूंदी जाएगी, सवाई माधोपुर, फिर जाएगी धौलपुर। और धौलपुर में दोस्तों इस नदी में बड़े बड़े वो क्या हैं, भीड़ हैं, और जहाँ पर चंबल के डाकू रहते हैं धौलपुर में। जगन गुज्जर का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारे डाकू है दोस्तों। और यमुना नदी मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध। दोस्तों यह उत्खात भूमि है जो चंबल खड्ड कहते हैं, जिसे रेविन कहा जाता है, रेविन। चंबल नदी 2 धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। दोस्तों गंडक नदी किससे बनी? गंडक नदी 2 नदी धाराओं से मिलने से बनेगी। दोनों धाराओं का नाम है काली गंडक या त्रिशूल गंगा। और गंडक नदी नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। ये नेपाल हिमालय में धौलागिरी है और माउंट एवरेस्ट से निकलेगी। धौलागिरी दोस्तों नेपाल में है और धौलाधर हिमाचल में है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में यह नदी दोस्तों, जो चंपारण सत्याग्रह प्रसिद्ध है महात्मा गांधी जी का, वहाँ से ये नदी गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती। दोस्तों सोनपुर का एक पशु मेला भी प्रसिद्ध है, सोनपुर में गंगा से मिलेगी गंडक नदी। फिर हम चलते हैं दोस्तों घाघरा नदी पर। तो दोस्तों घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? घाघरा नदी मापचा चुंगो हेमनद से निकलती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि घाघरा नदी मापचा चुंगो हेमनद से निकलती है और तथा तिल्ला, सेती और बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के दोस्तों इसकी घाघरा नदी मापचा चुंगो हिमनद से निकलेगी और इसकी सहायक नदी है तिल्ला, सेती और बेरी, इसकी सहायक नदियां हैं। नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत यह सीसा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है। दोस्तों फिर क्या करती है? सीसा पानी है वह एक गहरे महाखंड का निर्माण करेगी
करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। और शारदा नदी का क्या नाम है, अन्य नाम है काली और काली गंगा, इससे मैदान में मिलती है। दोस्तों शारदा नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है और शारदा सरस्वती का पर्यायवाची भी है। दोस्तों हिंदी भी आप पढ़ते होंगे। इसके मैदान में मिलती है और अंततः छपरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। लास्ट में दोस्तों छपरा नामक जगह है जहाँ ये गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी आप समझ गए होंगे, जो हिमालय से पहले बनी, जिसका स्रोत है तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। तो दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट जो हिमालय का अंतिम छोर है उसके उत्तर से निकलती है तिब्बत से। तो तिब्बत तो हिमालय से पहले बना दोस्तों, और जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। और कोसी की मुख्य धारा का नाम अरुण है। और नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन, और दोस्तों पश्चिम से इसमें सोन मिलती है, कोसी मिलती है, और पूर्व में तमूर कोसी मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पश्चिम से कौन सी मिलेगी, पश्चिम से सोन और कोसी मिलेगी और पूर्व से तमूर कोसी मिलेगी। और अरुण नदी से मिलकर ये सप्त कोसी बनती है। अरुण नदी मिलेगी तो इसे ये सप्त कोसी नदी बन जाएगी। फिर दोस्तों चलते हैं रामगंगा नदी, ये भी हिमालय की सहायक नदी है। रामगंगा नदी गैरसन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। दोस्तों गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है रामगंगा नदी, और शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है। दोस्तों गढ़वाल कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में है। और शिवालिक को पार करती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद यूपी में नजीबाबाद के नज़दीक मैदान में प्रवेश करती है। कौन सी नदी दोस्तों, यह है रामगंगा। और अंत में कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों रामगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो दोस्तों रामगंगा नदी गंगा नदी की सहायक नदी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है। तो दामोदर नदी कहाँ बहती है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहेगी। छोटा नागपुर पठार कहाँ है, झारखंड छत्तीसगढ़ में। और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। हुगली नदी में मिल जाएगी दोस्तों लास्ट में पश्चिम बंगाल में। और बराकर इसकी मुख्य सहायक नदी है। तो दोस्तों ये सवाल पूछा जा सकता है कि बराकर किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों बराकर दामोदर नदी की सहायक नदी है। दोस्तों ये बराकर नदी है जो टाटा नगर है दोस्तों जमशेदपुर में, वहाँ इसको बराकर नदी से जल मिलता है उसको। कभी बंगाल का शौक सौरव बंगाल कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कारपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया। दोस्तों अभी एक नई परियोजना बनी है दामोदर घाटी कारपोरेशन परियोजना, उसने इस नदी के बाढ़ को काफ़ी हद तक कम किया है। बंगाल का शौक कहते हैं दामोदर नदी को। फिर दोस्तों उसके बाद आती है शारदा नदी या सरयू नदी। इसका उद्गम होता है नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से। दोस्तों आपको ध्यान रखना है शारदा नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से निकलती है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गौरी गंगा किसे कहते हैं, शारदा नदी को या सरयू नदी को। सरयू नदी दोस्तों अयोध्या इसी शारदा नदी या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई इसे वहाँ कहते हैं काली या चाई कहते हैं, और लास्ट में घाघरा नदी में मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों देखते हैं गंगा नदी की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, महानंदा है। महानंदा दार्जिलिंग पहाड़ियाँ जो सिक्किम के नीचे हैं पश्चिम बंगाल में, वहाँ से निकलती है। और ये नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलेगी अंतिम सहायक नदी है महानंदा, और पहली है यमुना। सबसे पश्चिम में यमुना मिलेगी और सबसे पूर्व में महानंदा मिलती है। गंगा के दक्षिणी तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है, एकमात्र नदी है सोन, जो अमरकंटक पठार से निकलती है। दोस्तों अमरकंटक पठार से एक चंबल निकलती है, एक सोन निकलती है, एक नर्मदा निकलती है, और ये अरिय जल प्रवाह का उदाहरण है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की संख्या बनाती हुई ये नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।
दोस्तों देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कितना क्या है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदियों का तंत्र है उसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के नज़दीक कौन सा हिमनद है दोस्तों? ये है चेमायुंगडुंग। तो दोस्तों आपको इस हिमनद का नाम ध्यान रखना है। राक्षस ताल कहते हैं हम तो हिंदी के अंदर, बाकी तिब्बत की भाषा में इसको चेमायुंगडुंग। तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर के नज़दीक चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। दोस्तों काफ़ी नाम मुश्किल है, चेमायुंगडुंग, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप में बहती हुई ईस्ट दिशा में बहती है और दक्षिण तिब्बत के सूखे और समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहाँ इसे सांगपो, जिसमें टी साइलेंट रहेगा, के नाम से जाना जाता है। और सांगपो का अर्थ था शोधक, यानी जो बीमारियों का इलाज करती है उसे सांगपो कहते हैं। और तिब्बत में दोस्तों रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो दोस्तों इसके दाहिने तट पर एक और सहायक नदी मिलेगी, कौन सी है? रांगो सांगपो। और मध्य हिमालय में दोस्तों एक नामचा बर्वा शिखर है, उसकी ऊंचाई 7,755 मीटर, जो अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर है, के निकट एक गहरे माखड का निर्माण करती हुई एक प्रक्षुब्ध व तेज़ बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। दोस्तों फिर एक तो यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, इस वजह से नदी का बहाव बढ़ जाता है और शुष्क क्षेत्र ख़त्म हो जाता है तिब्बत वाला, इस वजह से बहाव बढ़ेगा। और हिमालय के गिरिपद में यह सिसंग या दिसंग के नाम से निकलती है। और दोस्तों जो हिमालय का गिरिपद है, जो नामचा बर्वा शिखर को पार करती है, तब इसको जानते सिसंग या दिसंग, दिहांग सिसंग, ये इनका नाम है। और अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बा उसके पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में प्रवेश करने से पहले सिसंग और दिसंग के नाम से जानते हैं। और दक्षिणी पश्चिमी दिशा में जो दोस्तों इसकी दक्षिणी पश्चिमी दिशा है, इसमें बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियों का नाम ध्यान रखना है आपको, इसकी बाएं तट पर मिलती हैं, वो दिबांग या सिकांग या लोहित। दोस्तों कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं दिबांग, सिकांग और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। और इसके बाद ये नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में जब ये सहायक नदियाँ मिल जाएगी दिबांग, सिकांग और लोहित, तो फिर इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानेंगे। और असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियाँ आकर मिलती है। आसाम में दोस्तों 750 किलोमीटर बहती है। और इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें है बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, तो दक्षिण में मिलती हैं, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, कामेग, मानस और संकोश। तो दोस्तों कौन कौन सी नदी बाएं तट से मिलती है और कौन कौन सी दाएं तट से मिलती है, यदि आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। और सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत से है और ये पूर्ववर्ती नदी है, क्योंकि तिब्बत दोस्तों हिमालय से पहले बना है, इसलिए इसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में ये नदी दोस्तों जमुना कहलाती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। और तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है और अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। दोस्तों तो ये नदी कहाँ गिरेगी? लास्ट के अंदर यह नदी पद्मा के साथ मिलेगी और बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। और ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन, तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, मार्ग भी चेंज करती रहती है और तटीय अपरदन भी होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी अधिकतर नदियाँ, सहायक नदियाँ जो बड़ी हैं और इनके जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इनमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। क्योंकि दोस्तों ये मेघालय वाला क्षेत्र है, यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, क्योंकि हमारा हिमालय अफवाह तंत्र पूरा हो गया। अब प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र देखेंगे हम।
प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है दोस्तों, हिमालय से पुराना है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। और यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ अवस्था और नदी घाटियों की चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। तो नदी घाटियाँ चौड़ी है, उथली है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये पुराना क्षेत्र है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। और पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। दोस्तों पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट क्या करता है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी और अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां उनके बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। दोस्तों नर्मदा और ताप्ती तो बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर और बाकी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरेगी दोस्तों, ये गिरेगी अरब सागर में, बाकी नदियाँ गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये चारों नदी यमुना की सहायक नदी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और सो नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। और प्रायद्वीप की अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये सुनिश्चित मार्ग पर चलती है। दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ कभी अपना मार्ग चेंज नहीं करती है और सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, क्योंकि ये पुरानी है, विसर्ग भी नहीं बनाती है और ये नदियाँ बारहमासी भी नहीं है, जब वर्षा आती है तब चलती है। यदि भी भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती इसका अपवाद है। नर्मदा और ताप्ती दोस्तों वर्ष भर बहती है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी नहीं है। फिर देखते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों का उद विकास, कैसे इसका विकास हुआ। अति प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया है। तो दोस्तों 3 कौन कौन सी घटना है पुराने टाइम की जिस वजह से ये नदियाँ बनी हैं। आरंभिक टर्सरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन या धंसाव, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया और इससे मूल जल संभर की दोनों ओर नदी की सामान्य सम्मित योजना में गड़बड़ी हो गई। दोस्तों तो दोस्तों ये घटना बता रहे हैं, जब टर्सरी युग शुरू हुआ था तब क्या हुआ था, जो प्रायद्वीप का पश्चिमी तट था उसका अवतलन हो गया और धंसाव हो गया, जिससे क्या यह क्षेत्र समुद्र तल से नीचे चला गया और इससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की सामान्य योजना में गड़बड़ी हो गई। और हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण, हिमालय का उत्थान जब हो रहा था उस समय प्रायद्वीप खंड के उत्तरी भाग का क्या हो गया, अवतरण हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ। दोस्तों उत्तरी भाग का अवतरण होने की वजह से भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ और नर्मदा और ताप्ती इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही है और अपरद पदार्थ से मूल दरारों को भर रही है और इसीलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी रहेगी। इस वजह से दोस्तों जलोढ़ और डेल्टा निक्षेप है नहीं दोस्तों इन नदियों में। और तीसरा कारण है, और इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिमी दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। दोस्तों प्रायद्वीपीय खंड है जो शुरुआती टर्सरी युग में, तो इसका झुकाव दोस्तों उत्तरी पश्चिम दिशा से लेकर दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया और परिणाम स्वरूप इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। और दोस्तों जो इसका पश्चिमी भाग ऊंचा रह गया, इस वजह से बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदी हैं और प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले ऊपर महानदी है जो छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट में सिहावा के नज़दीक से निकलती है। दोस्तों महानदी कहाँ से निकलती है, जो उड़ीसा में बहती है, तो महानदी उड़ीसा में बहती है, वो निकलती है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है उसके नज़दीक सिहावा से निकलेगी और ओडिशा में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। तो दोस्तों मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है और ये नदी 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसके निचले भाग में नौ संचालन भी होता है।
और इस नदी की अफवाह द्रोणी का 53% भाग है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। दोस्तों 53% भाग MP छत्तीसगढ़ में है और लगभग आधा ही भाग ओडिशा राज्य में है। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों किस किस राज्य में बहती है, तो ये नदी बहती है 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, फिर MP, फिर चली जाएगी उड़ीसा में। फिर दोस्तों हम देखते हैं आगे गोदावरी नदी, जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है और इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिणी गंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो गंगा नदी है, जो सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा का है और दक्षिणी भारत के अंदर सबसे बड़ा नदी तंत्र है गोदावरी का। इसी वजह से इसको दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये दोस्तों महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से निकलती है। वहाँ एक त्र्यंबक पहाड़ी है, वहाँ से निकलेगी दोस्तों। और महानदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिहोवा के नज़दीक से बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिर जाएगी। और इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। और इसकी सहायक नदियों में दोस्तों पैनगंगा, वैनगंगा इत्यादि हैं, जो बहुत लंबी है पैनगंगा तो। और ये दोस्तों 1465 किलोमीटर लंबी नदी है और जिसका जलग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र के अंदर है, 20% भाग दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि 20% भाग इसका MP छत्तीसगढ़ में है और शेष भाग दोस्तों आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और इसकी मुख्य सहायक नदियों में पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ पैनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणगंगा है और मंजरा है। और पोलावरम के दक्षिण में जहाँ इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती है। दोस्तों ये पोलावरम का दक्षिणी हिस्सा है आंध्र प्रदेश में, जहाँ इसके मार्ग के निचले भाग में भारी बाढ़ आती है। गोदावरी एक सुदृष्टि प्रपात की रचना करती है और इसके डेल्टाई भाग में नौ संचालन संभव है। और दोस्तों राजामुंदरी के बाद ये नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक वृहद डेल्टा का निर्माण कराती है, बड़ा डेल्टा बनाती है। और राजामुंदरी के बाद में कृष्णा नदी है दोस्तों, पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जो सह्याद्री में, सह्याद्री कहाँ है दोस्तों, सह्याद्री आपको पता होगा, सह्याद्री दोस्तों, सह्याद्री हिमालय कर्नाटक में है, कर्नाटक महाराष्ट्र की सीमा पर, महाराष्ट्र में पड़ेगा सह्याद्री, कर्नाटक से ऊपर महाबलेश्वर के नज़दीक निकलती है। और इसकी कुल लंबाई दोस्तों 1401 किलोमीटर। दोस्तों इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है, 1401 किलोमीटर लंबी है कृष्णा नदी। कोयना, महाराष्ट्र में कोयना बांध भी, कोयना नदी भी है। तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है, तो कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियाँ कोयना, तुंगभद्रा और भीमा है। और इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% भाग कहाँ है, महाराष्ट्र में। दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस नदी के संपूर्ण जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग महाराष्ट्र में है, 27% भाग है महाराष्ट्र में और 44% भाग कर्नाटक में है। फिर जाती कर्नाटक में, फिर 29% भाग दोस्तों आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में पड़ता है। 1401 किलोमीटर लंबी है। फिर दोस्तों अपन चलते हैं कावेरी नदी पर। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में बर्मागिरी पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कावेरी नदी कहाँ से निकलेगी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट है और उसमें बर्मागिरी पहाड़ियाँ हैं, उनसे निकलती हैं और इसकी लंबाई 1341 है। दोस्तों जैसे जैसे हम साथ में जा रहे हैं, मुख्य नदी की लंबाइयाँ घट रही है। सबसे बड़ी थी गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा और फिर कावेरी, और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और बर्मागिरी की पहाड़ी की ऊंचाई 1341 है। 800 किलोमीटर कावेरी की लंबाई है और इसको दक्षिणी भारतीय गंगा भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे गंगा नदी उत्तरी भारत में पवित्र है, वैसे के वैसे कावेरी नदी दक्षिणी भारत में पवित्र है। और दोस्तों ये सवाल अलग अलग हैं। दक्षिणी भारतीय गंगा तो कहेंगे कावेरी नदी को और दक्षिणी गंगा कहेंगे
गोदावरी नदी को उसकी विशालता के कारण, और ये 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आह्वाहित करती है और प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ ये नदी लगभग सारा साल बहती है। दोस्तों इस नदी में उतार चढ़ाव कम है, ये पूरे साल बहती है क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो गर्मी में होता है और निम्न क्षेत्रों में उत्तरी पूर्वी मानसून जो सर्दी में होता है। दोस्तों दोनों मानसूनों से कावेरी नदी को वर्षा प्राप्त होती है। दोस्तों आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करती है, जाते हुए मानसून से और लौटते हुए मानसून से। इस नदी द्रोणी का 3% भाग है मात्र केरल के अंदर, 41% भाग दोस्तों कर्नाटक के अंदर है और 56% भाग तमिलनाडु में। दोस्तों ये 3 राज्यों में बहती है, कर्नाटक से निकलेगी, केरल में जाएगी, उसके बाद तमिलनाडु में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ दोस्तों काबिनी, भवानी और अमरावती हैं। दोस्तों कौन कौन सी सहायक नदी? काबिनी है, भवानी है, अमरावती। फिर चलते हैं दोस्तों हम नर्मदा नदी पर। जो नर्मदा नदी दोस्तों अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार से निकलती है और 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलेगी दोस्तों ये अमरकंटक श्रेणी से, और दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य एक भ्रंश घाटी में बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड का निर्माण करती है और जबलपुर के नज़दीक दोस्तों एक जलप्रपात बनाती है धुआंधार। ये सवाल पूछा जा सकता है कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। और लगभग दोस्तों 1312 किलोमीटर लंबी है दोस्तों ये। 1312 किलोमीटर बहने के बाद ये बड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में गिरती है। तो बड़ौच का है गुजरात में, वहाँ दोस्तों अरब सागर में गिर जाएगी और ये धुआंधार जलप्रपात बनाएगी और ये 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख बनाती है। दोस्तों कितना लंबा है? 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख बनाएगी। और सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों इसी नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना जिससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान को भी पानी मिलता है। गुजरात को मिलता ही मिलता है, राजस्थान के जालौर जिला भी इसके जल से लाभान्वित होता है। इसके लिए भी दोस्तों एक परियोजना शुरू करी है मध्य प्रदेश सरकार ने। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई योजना नमामि देवी नर्मदे एक यात्रा के विषय में जानकारी एकत्र करें और जानकारी चर्चा करें। दोस्तों जो ये योजना है नमामि देवी नर्मदे एक यात्रा परियोजना, ये मध्य प्रदेश सरकार की परियोजना है। जैसे नमामि गंगे परियोजना भारत सरकार की है, वैसे मध्य प्रदेश सरकार की परियोजना नमामि देवी नर्मदे परियोजना है जो नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए बनाई है। दोस्तों देख लेते हैं, बहुत लंबा पार्ट है ये। करेंगे लेकिन दोस्तों लंबा भले हो। फिर दोस्तों चलते हैं हम तापी नदी के पास में। जो तापी नदी है पश्चिमी दिशा में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। दोस्तों तापी नदी क्या है? पश्चिम दिशा में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है तापी नदी, और ये मध्य प्रदेश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मुल्ताई से निकलती है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि तापी नदी कहाँ से निकलती है? तो तापी नदी एमपी के बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से एक नज़दीक जगह है मुल्ताई, वहाँ से निकलती है और 724 किलोमीटर लंबी है। जो हमारी नर्मदा नदी है उससे आधी है ये, और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आह्वाहित करती है। और इसके अफवाह क्षेत्र का 79% भाग है दोस्तों महाराष्ट्र में, क्योंकि दोस्तों तापी नीचे बहती है। इसका 79% भाग महाराष्ट्र में और 15% भाग दोस्तों कितना है? किस में है? 15% भाग मध्य प्रदेश में और लास्ट में गुजरात में गिरेगी, और उसका 6% भाग दोस्तों मात्र गुजरात के अंदर है। और अरावली के पश्चिम में फिर आते हैं लूणी, राजस्थान की सबसे बड़ा नदी तंत्र है, और पुष्कर के समीप 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों सरस्वती और सागरमती के रूप में 2 धाराएं होती हैं जो अजमेर के नागपाड़ से निकलती हैं। और लूणी नदी जो गोविंदगढ़ के नज़दीक आपस में मिलती है। दोस्तों गोविंदगढ़ में आपस में मिल जाएगी दोनों धाराएं। कौन सी धारा हैं? दोनों धाराओं का नाम, एक का नाम सरस्वती है, दूसरी का सागरमती है। और यहाँ से ये नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूणी कहलाती है। गोविंदगढ़ के बाद लूणी कहलाएगी। तलवाड़ा तक पश्चिमी दिशा में बहती है। तलवाड़ा दोस्तों बांसवाड़ा में, तलवाड़ा बाड़मेर में, यहाँ तक ये पश्चिमी दिशा में बहती है। उसके पश्चात
दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जा मिलती, कच्छ के रण में जा मिलेगी। और ये संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है। ये दोस्तों अल्पकालिक नदी तंत्र हैं जो हमारी लूनी नदी का तंत्र है। फिर दोस्तों देखते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ कौन सी हैं। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जल मार्ग छोटा है। और इनका मार्ग छोटा क्यों है दोस्तों? छोटा होने की मुख्य वजह ये है कि क्योंकि जो पश्चिमी घाट के बाद में जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान बहुत छोटा है और पश्चिमी घाट से नदी निकलेगी दोस्तों, तो यह जगह बहुत कम बचती है। गुजरात की छोटी नदियों को ढूंढें। और शैत्रुनिजी एक ऐसी ही नदी है जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट के, ये दोस्तों गुजरात की नदी है, इसका नाम क्या है? शैत्रुनिजी। शैत्रुनिजी एक ऐसी ही नदी है जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, अमरावती महाराष्ट्र में, उसके डलकाहवा से निकलती है। तो दोस्तों ये शैत्रुनिजी नदी कहाँ से निकलती है? अमरावती डिस्ट्रिक्ट के डलकाहवा से। और भद्रा नदी राजकोट डिस्ट्रिक्ट के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। दोस्तों ये शैत्रुनिजी नदी, भद्रा नदी, ये छोटी नदियाँ हैं गुजरात की। ढाढर नदी ये पंचमहल जिले में घंटार गांव से निकलती हैं। और साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं। ये तो जानते हैं दोस्तों, राजस्थान में बहती है दोनों नदियां, गुजरात में बहती है। ढाढर, भद्रा और शैत्रुनिजी गुजरात की सहायक नदियां। इन नदियों के संगम स्थल ढूंढिए और महाराष्ट्र के पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियों का पता लगाइए। दोस्तों मैप के अंदर आप पता लगाएं। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों नासिक डिस्ट्रिक्ट के त्रिम्बक पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई पर वैतरणा नदी निकलती है। जहाँ से दोस्तों गोदावरी नदी निकलती है, ठीक वहीं से वैतरणा नदी निकलती है। और कालिंदी नदी बेलगांव से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। बेलगांव ये कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। ये बेलगांव से निकलेगी कालिंदी नदी। कालिंदी नदी भी गोदावरी की सहायक नदी है, वैतरणा। और बेदती नदी एक और नदी है दोस्तों, बेदती नदी, वो क्या करती है? हुबली से निकलती है, धारवाड़ से निकलती है और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। दोस्तों ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, वैतरणा नदी, कालिंदी नदी, वेदती नदी। शरावती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। दोस्तों शरावती नदी पश्चिम की ओर बहती है और शरावती जलप्रपात भी है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है कावेरी नदी पर। शरावती कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और इनका जलग्रहण क्षेत्र है 2209 वर्ग किलोमीटर है। उस नदी का नाम ज्ञात करें जिन पर गरसोप्पा या जोग जलप्रपात है। तो दोस्तों गरसोप्पा या जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो इसी शरावती नदी पर है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये ऊंचे से निकलती हैं। शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की महत्वपूर्ण नदी है जिस पर गरसोप्पा या जोग जलप्रपात स्थित है। दोस्तों महत्वपूर्ण है, कावेरी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों उसके बाद चलते हैं हम गोवा। गोवा की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जहां इसका उल्लेख किया जा सकता है। एक का नाम मांडवी है और दूसरे का नाम जुआरी है। तो दोस्तों ये सवाल पूछा जा सकता है कि गोवा की दो कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। आप इन्हें मानचित्र पर रेखांकित कर सकते हैं। केरल की तटरेखा छोटी है। केरल की सबसे बड़ी नदी है भरतपुजा। तो केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा है जो अन्नामलई पहाड़ियों से निकलती है और इसे पोनानी के नाम से जाना जाता है। पोनानी नदी भरतपुजा नदी का अन्य नाम है और ये लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। और इसके जलग्रहण क्षेत्र की तुलना में कर्नाटक की शरावती नदी के जल क्षेत्र से करिए दोस्तों, शरावती नदी का जल क्षेत्र कम है इससे। और जो हमारी भरतपुजा नदी और पोनानी नदी है इनका जलग्रहण क्षेत्र बड़ा है। तो मांडवी और जुआरी तो हो गई गोवा की, भरतपुजा या पोनानी हो गई केरल की, और शरावती हो गई अपने कर्नाटका की, जिसपे शरावती जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भी है। फिर दोस्तों पेरियार नदी, पेरियार केरल की दूसरी बड़ी नदी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र है लगभग 5243 वर्ग किलोमीटर है, थोड़ा सा कम है इसे भरतपुजा से। और आप देख सकते हैं यास्तापूजा और पेरियार नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बहुत कम अंतर है दोस्तों। यास्तापूजा एक अन्य नाम है, यास्तापूजा, भरतपुजा, पोनानी ये एक ही है। और पेरियार नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बहुत कम अंतर है। फिर दोस्तों हम चलते हैं
केरला। केरला की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी पांबा है। पांबा नदी दोस्तों केरल के अंदर है, जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। दोस्तों जो पांबा नदी है केरल की है, 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है और वेमना झील में जा गिरती है। तो दोस्तों वेमना झील बहुत महत्वपूर्ण झील है। वेमना झील दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, जो केरल की झील है और उसके अंदर ये पांबा नदी गिरती है। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। अध्यापक महोदय, पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों के तुलनात्मक महत्व की व्याख्या कर सकते हैं। तो दोस्तों पश्चिम की ओर जो नदियां बह रही हैं उसका तुलनात्मक महत्व है। ये जलग्रहण क्षेत्र साबरमती का लंबा है, काफ़ी बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। ये मुख्य नदियों में आती है। जो दोस्तों हमने 14 नदियाँ पढ़ी थी जिनका जलग्रहण क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से बड़ा है, वो 14 नदियाँ, जिसमें साबरमती है 21,674, माई नदी का दोस्तों खूब है 34,842 है। फिर ढाढर नदी पड़ी थी हमने महाराष्ट्र के अंदर। कालिंदी, यह भी महाराष्ट्र की दोस्तों, ढाढर कालिंदी। शरावती हमने कर्नाटक में पढ़ी, जिसपे जोग गरसोपा जलप्रपात है। भरतपुजा नदी दोस्तों केरल की है। पेरियार भी केरल की है। दोस्तों तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं जो जल ग्रहण क्षेत्र कम हो रहा है। शरावती का जल ग्रहण क्षेत्र कम है दोस्तों, इनमें सबसे 2000 किलोमीटर है। भरतपुजा और पेरियार का एक जैसा है। अब कालिंदी और ढाढर नदी के बारे में दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन हो जाता दोस्तों, इतनी सारी नदियां हैं। ये दोस्तों कालिंदी नदी देखिए, तो कालिंदी नदी है, ये बेलगांव डिस्ट्रिक्ट से निकल करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। तो कालिंदी नदी भी दोस्तों ये कर्नाटक में पड़ेगी। तो दोस्तों ये कालिंदी नदी कहाँ से निकलेगी, कहाँ की प्रमुख नदी? कालिंदी नदी कर्नाटक की प्रमुख नदी है दोस्तों। तो मैंने आपको गलती से महाराष्ट्र बता दिया। और वैतरणा नदी ये भी नासिक से निकलती है, लेकिन ये भी कर्नाटक की है। उसके बाद में हमने पढ़ा था बेदी नदी भी कर्नाटक की है। शरावती भी कर्नाटक की है। और कौन सी? ढाढर नदी दोस्तों गुजरात की प्रमुख नदी है। ढाढर नदी जो पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में है, ये पढ़ा दोस्तों, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में ढाढर नदी पंचमहल डिस्ट्रिक्ट के घंटार गांव से निकलती है। तो गुजरात की कौन सी प्रमुख नदी है एक बार फिर देख लें। ढाढर है, शैत्रुंजी है और भद्रा। शैत्रुंजी, भद्रा और ढाढर नदी गुजरात की है। और उसके बाद के अंदर नीचे महाराष्ट्र आ गया, तो महाराष्ट्र की कौन सी है दोस्तों? नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर दोस्तों आ गई अपने वैतरणा नदी कर्नाटक की, कालिंदी नदी कर्नाटक की, बेदी नदी कर्नाटक की, शरावती नदी कर्नाटक की। फिर ये नदियाँ कर्नाटक की, वैतरणी, कालिंदी, बेदी और शरावती। फिर उसके बाद में हमने गोवा की पढ़ी थी, मांडवी और जुआरी। मांडवी और जुआरी गोवा की पढ़ी। फिर हमने केरल की पढ़ी है, भरतपुजा और पेरियार। तो ये नदियाँ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी नदियाँ हैं, हर जगह मिलती नहीं हमें। फिर दोस्तों हम चलते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियों पे। प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर बहती है। क्या इनमें से कुछ नाम आप बता सकते हैं? कुछ छोटी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। छोटी होने के बावजूद इन नदियों का अपना महत्व है, जैसे साउंड रेखा नदी पर दोस्तों एक हुंड्रू जलप्रपात है, आपको ध्यान रखना है। वैतरणी नदी, ब्रह्मणी नदी, वामसाधारा, पेन्नार, पालार और वेगई महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। एटलस में इन नदियों को ढूंढें, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है इन नदियों के बारे में। साउंड रेखा, वैतरणी, ब्रह्मणी, वामसाधारा, पेन्नार, पालार, वेगई, ये छोटी नदियाँ हैं। इनको मानचित्र में देखें दोस्तों।
तो साउंड रेखा नदी दोस्तों 19,000 वर्ग किलोमीटर जलग्रहण क्षेत्र है। वैतरणी 12,000 है। ब्रह्मणी ज़्यादा है 39,000। पैनर है, पैनार का 55,000 है। पालार का है 17,000। दोस्तों ये तो जलग्रहण क्षेत्र लगभग एक जैसा ही है तुलनात्मक रूप से। फिर दोस्तों हम चलते हैं नदी भाव प्रवृत्ति। नदी की भाव की प्रकृति किस प्रकार होती है? क्या आप जानते हैं नदी में बहने वाली जल की मात्रा सारे साल एक नहीं रहती, क्योंकि दोस्तों पूरे साल एक जैसी वर्षा भी नहीं होती। इस वजह से नदी का भाव भी एक जैसा नहीं रहता। इसमें ऋतुओं के अनुसार बदलाव रहता है। किस ऋतु में आप गंगा व कावेरी नदियों में सर्वाधिक प्रवाह की अपेक्षा कर सकते हैं? दोस्तों वर्षा ऋतु में कावेरी नदी और गंगा नदी में सर्वाधिक प्रवाह रहता है। गंगा में तो वर्षा ऋतु में रहेगा, कावेरी में दोस्तों वर्ष भर रहता है, क्योंकि कावेरी नदी जो लौटते हुए मानसून से भी वर्षा प्राप्त करती है वर्षा ऋतु के अलावा। एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी भाव प्रवृत्ति यानी रिवर रेजिम कहा जाता है। जो नदी को वर्ष भर वर्षा मिलती है उसको नदी बहाव की प्रवृत्ति कहते हैं। और उत्तर भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी हैं, क्योंकि ये अपना जल बर्फ़ पिघलने से और वर्षा होने से दोनों तरीके से प्राप्त करती हैं। और दक्षिणी भारत की नदियाँ हिमनदों से नहीं निकलती, जिससे इनकी बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। और इनका बहाव मानसून ऋतु में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब वर्षा होती है तब इनका बहाव बढ़ जाता है। इस प्रकार जो दक्षिणी भारत की नदियों के बहाव की प्रकृति है वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है। जो प्रायद्वीपीय पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार में भी एक जगह वर्षा कम होती है, दूसरी जगह अधिक होती है। इस वजह से इसका बहाव भी दोस्तों अलग अलग जगह अलग अलग है। जल विसर्जन, जल विसर्जन को अंग्रेजी में कहेंगे डिस्चार्ज। नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है और इसे क्यूसेक्स क्यूबिक फुट प्रति सेकंड या क्यूमैक्स क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। जल विसर्जन को दोस्तों किस में मापेंगे? क्यूसेक्स या क्यूमैक्स। क्यूसेक्स होता है क्यूबिक फीट प्रति सेकंड और क्यूमैक्स होता है क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है, क्योंकि दोस्तों जनवरी से जून में वर्षा नहीं होती है और सर्दी होती है जनवरी के बाद में, उस समय तो बर्फ़ भी पिघलता नहीं है। और अधिकतम प्रवाह दोस्तों अगस्त या सितंबर में होता है वर्षा ऋतु के अंदर, और सितंबर के बाद प्रवाह में लगातार कमी होती चली जाती है। और इस प्रकार इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रकृति मानसूनी है। तो दोस्तों ये भी मानसून पे काफ़ी डिपेंड करती है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। गंगा द्रोणी के पूर्वी और पश्चिमी भागों में जल बहाव प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नज़र आते हैं, क्योंकि पूर्वी भाव है गंगा का और पश्चिमी भाव है। यहाँ दोस्तों जल प्रवृत्ति में अंतर होता है, क्योंकि वर्षा भी भिन्न भिन्न होती है, बर्फ़ भी अलग प्रकार से पिघलता है। बर्फ़ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आने से पहले काफ़ी बड़ा होता है। और फरक्का में गंगा नदी का औसत अधिकतम जल प्रवाह लगभग 55,000 क्यूसेक है। फरक्का दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, वहाँ गंगा नदी का औसत अधिकतम जल प्रवाह है 55,000 क्यूसेक्स हैं, जबकि न्यूनतम औसत है केवल दोस्तों है 13,000 क्यूसेक्स ही है। तो एवरेज दोस्तों 55,000 क्यूसेक जल मिलता है। कई बार दोस्तों जब जल कम होता है जून के अंदर, जब वर्षा नहीं होती, उस समय 1300 क्यूसेक ही जल बचता है। जल प्रवाह में इतने अधिक अंतर के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? दोस्तों वर्षा ऋतु, तापमान, कई कारक उत्तरदायी हैं। प्रायद्वीप की दो नदियों के प्रवृत्ति हिमालय की नदियों की तुलना में रोचक अंतर प्रस्तुत करती है। नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह में तक बहुत कम रहता है। दोस्तों जनवरी से जुलाई तक वर्षा नहीं होती है, तापमान बढ़ जाता है, इस वजह से जल प्रवाह कम होता है। लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है वर्षा की वजह से। तो ये अचानक। अब दोस्तों हम देखते हैं अंतर, हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना करते हैं। कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों में अंतर किस प्रकार है। पहला उद्गम स्थल का। उद्गम स्थल हिमालय से जो नदी निकलेगी वो हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत से निकलेगी, और प्रायद्वीपीय नदी प्रायद्वीपीय पठार में मध्य उच्च भूमि से निकलेगी। फिर दोस्तों इसकी प्रवाह प्रवृत्ति देखते हैं।
हिमालय नदियाँ बारहमासी होती हैं। बारहमासी क्यों होती हैं? हिमनद से और वर्षा से जल प्राप्त करती है। ये मौसमी होती हैं क्योंकि मानसून से जल प्राप्त होता है। फिर अप्रवाह के प्रकार। अप्रवाह क्या है दोस्तों? बहने वाली। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। पूर्ववर्ती जो नदियाँ हिमालय से पहले की हैं वो पूर्ववर्ती है, अनुवर्ती हिमालय के बाद बनी है। मैदानी भागों में दोस्तों वर्षाकार प्रारूप बनाती है हिमालय वाली नदियाँ, और इनको बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियों को अध्यारोपित और पुनर्यूनित नदियाँ। और फिर ये अरीय व आयताकार प्रारूप बनाती हैं। अध्यारोपित बाद में बनी है, पुनर्यूनित फिर से युवा हुई है। तो दोस्तों इनके प्रकार है अध्यारोपित, पुनर्यूनित, अरीय और आयताकार। फिर नदी की प्रवृत्ति देखते हैं। हिमालय की नदियाँ लंबी होती हैं, उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती हैं, और अभिशीष अपरदन वे नदी अपहरण कर लेती हैं, नदी का अपहरण भी कर लेती हैं, और मैदानों में जल मार्ग बदलती हैं और विसर्ग बनाती हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदी होती है सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे और निश्चित मार्ग से बहती है। जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो हिमालय की नदियों का जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ी द्रोणी होता है, और प्रायद्वीपीय नदियों का जलग्रहण क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी में बहता है। नदी की आयु, हिमालय की नदियाँ युवा हैं, क्रियाशील हैं और घाटियों को गहरा करती हैं। और जो दोस्तों हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो पर्वणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियाँ यानी बूढ़ी नदियाँ हैं, जो इसके आधार तल तक जा पहुँचा। यानी अब इसमें और गहराई नहीं होनी है, जितना खोद लिया उतना खोद लिया नदियों ने, अब कुछ नहीं हुए। फिर दोस्तों चलते हम, वर्षा ऋतु में नर्मदा नदी में उफान आ जाता है, और अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों अक्टूबर के बाद वर्षा होती नहीं है और नर्मदा नदी के बहाव में गिरावट आती है, और जिसकी अगस्त में उफान, जितना अगस्त में उफान, क्योंकि दोस्तों अगस्त में उफान की वजह वर्षा है, और अक्टूबर में बहाव की वजह वर्षा नहीं होना। फिर अक्टूबर में बहाव का गिराव होते 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 अगस्त में बहुत कम हो जाता है। और गरुड़ेश्वर में दर्ज इस नदी के बहाव के आंकड़े बताते हैं। गरुड़ेश्वर दोस्तों एक जगह है जहाँ नर्मदा नदी बहती है, वहाँ इसका अधिकतम बहाव दोस्तों 2300 क्यूसेक्स और न्यूनतम बहाव है मात्र 15 क्यूसेक्स है। गोदावरी में न्यूनतम प्रवाह है मई के अंदर और अधिकतम है दोस्तों जुलाई अगस्त में। अगस्त माह के पश्चात इसके प्रवाह में भारी कमी आती है, और लेकिन फिर भी अक्टूबर और नवंबर में प्रवाह का आयतन जनवरी से मई तक किसी भी माह की तुलना में अधिक रहता है, क्योंकि दोस्तों अक्टूबर और नवंबर में जब लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, उस वजह से इसका प्रवाह बढ़ जाता है। पोलावरम में गोदावरी नदी का औसत अधिकतम विसर्जन 3200 क्यूसेक है और न्यूनतम है मात्र 50 क्यूसेक हैं, और ये आंकड़े नदी की प्रवाह की प्रवृत्ति की जानकारी देते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि नदी जल उपयोगी सीमा, यानी नदी के जल का उपयोग हम किस सीमा तक कर सकते हैं। भारत की नदियां प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती हैं, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। और 12मासी नदियां दोस्तों वर्ष भर जल का वहन करती हैं, लेकिन अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है, और वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है, जो हमारे काम का नहीं आता है। और इस प्रकार जब देश में एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा भाग सूखाग्रस्त है। ऐसा क्यों है? क्या यह जल की उपलब्धता की समस्या है? क्या इसके प्रबंधन की समस्या है? क्या आप देश में एक साथ आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या को कम करने के उपाय सुझा सकते हैं? तो दोस्तों बाढ़ और सूखे के कम करने के नदियों को दोस्तों यदि आपस में जोड़ दिया जाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहते थे सभी नदियां आपस में जोड़े, वैसी परियोजना लाना चाहते थे, लेकिन वो ला नहीं पाए। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो ऐसा लाएं, तो जो बिहार के अंदर बाढ़ आती है कोसी नदी पर, उसको कम किया जा सकता है। राजस्थान में सूखा भी कम किया जा सकता है नदियाँ आपस में जोड़कर। क्या एक द्रोणी की जल आधिक्य को जल की कमी वाली द्रोणियों में स्थानांतरित करके इस समस्या को समाप्त या कम किया जा सकता है? क्या हमारे देश में नदियों की द्रोणियों को जोड़ने संबंधी कोई योजना बनाई गई है? दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने योजना बनाई थी, लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं हुई है। क्या आपने समाचार पत्रों में नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में पढ़ा है? क्या आप समझते हैं कि मात्र नहर बनाकर गंगा नदी का पानी प्रायद्वीपीय नदियों में स्थानांतरित किया जा सकता है? मुख्य समस्या क्या है? क्योंकि दोस्तों ऊंचा ज़्यादा, बीच के अंदर काफ़ी क्षेत्र ऊंचा है, तो काफ़ी समस्या आती है।
फिर आगे चलते हैं, अध्यापक निम्नलिखित उदाहरणों की व्याख्या कर सकते हैं। दोस्तों पेरियार और पेरियार दिक् परिवर्तन योजना, पेरियार नदी की दिशा परिवर्तन करने की योजना थी अपने केरला के अंदर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सतलज नदी के पानी को लाया गया है राजस्थान के अंदर। पंजाब हरियाणा में कुरनूल कुडप्पा नहर आंध्र प्रदेश की है, तो इससे भी नहरें बनाई हैं। व्यास सतलज लिंक नहर, ये भी सतलज नदी पर नहर है और काफ़ी रेगिस्तानी क्षेत्र को जल मिला है। गंगा कावेरी लिंक नहर, तो काफ़ी दोस्तों एग्जाम्पल हैं, ऐसी बात नहीं। इस पुस्तक के दूसरे अध्याय को देखें और धरातल के उबड़ खाबड़ होने से उत्पन्न कठिनाई को जानें। मैदानी क्षेत्रों से पठारी क्षेत्रों में जल कैसे उठाया जा सकता है, तो बहुत मुश्किल है। तो लिफ्ट नहर से उठा सकते हैं वैसे तो, क्योंकि दोस्तों जो लिफ्ट नहर होती है और इसके अलावा हमारी जो पनामा नहर है उसमें भी लिफ्ट के द्वारा जल उठाया जा सकता है, उठाया है। क्या उत्तर भारत की नदियों में पर्याप्त जल आधिक्य है जिसे स्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा सकता है? इस पूरे मुद्दे पर वाद विवाद का आयोजन करें और एक लेख तैयार करें। नदी जल उपयोग से संबंधित निम्नलिखित समस्याओं को आप किस प्रकार क्रम देते हैं? दोस्तों नदी की समस्या है पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं होना, नदी जल प्रदूषण, नदी जल में गाद, ऋतुवत जल का असमान होना, राज्यों के बीच नदी जल विवाद, मुख्य धारा की और बस्तियों के विस्तार का कारण नदी वाहिकाओं का सिकुड़ना। अब आगे देखते हैं दोस्तों नदियों में प्रदूषण क्यों है। क्या आपने शहरों में गंदे पानी को नदियों में गिरते देखा है? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, उद्योग धंधे हैं, तो वहाँ वो लोग क्या करते हैं, वहाँ के मालिक लोग, कि वहाँ नदी के अंदर वो गंदा पानी गिरा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। और वो यदि हम पानी पिए उसके बाद में गरीब लोग पीते भी हैं तो उनको भारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जल की मछलियाँ मर जाती हैं। तो इसकी वजह से बहुत दोस्तों नुकसान होता है, प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण। औद्योगिक कूड़ा करवट कहाँ डाला जाता है? बहुत से शमशान घाट नदी किनारे हैं और कई बार मृत शरीरों को नदियों में डाल दिया जाता है और कुछ त्योहारों पर फूलों और मूर्तियों को नदियों में डुबा दिया जाता है। दोस्तों कल परसों ही गणेश चतुर्थी थी, तो दोस्तों ये भी एक परंपरा बहुत गलत लगती है मुझे तो, कि हम मूर्तियों को नदियों में बहा देते हैं जिस वजह से प्रदूषण होता है। बड़े पैमाने पर लोग स्नान व कपड़े धोने के लिए भी नदी का जल प्रदूषित होता है। और नदियों को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जा सकता है? क्या आपने गंगा एक्शन प्लान और दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के बारे में पढ़ा है? बिल्कुल दोस्तों पढ़ा है, काफ़ी अच्छी योजना है। यदि अमल में लाए तो गंगा को और यमुना को साफ किया जा सकता है। नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु योजनाओं पर सामग्री एकत्र करें और इस सामग्री को एक लेख के रूप में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक को कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? दोस्तों बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। और इसके अलावा अब दामोदर नदी पर एक दामोदर नदी घाटी परियोजना आ गई है, इस वजह से इसका पानी काफ़ी उपयोग में ले लिया जाता है और बंगाल में बाढ़ आना बंद हो गया है। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो दामोदर नदी छत्तीसगढ़ में रायपुर के नज़दीक सहावा से निकलती है। निम्नलिखित में से किन नदी द्रोणी जो भारत में सबसे बड़ी है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी गंगा नदी की नदी द्रोणी है। गंगा नदी की द्रोणी सबसे लंबी है, 2525 लगभग 2500 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? दोस्तों पंचनद के अंदर सिंधु नदी शामिल नहीं है। और इसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी पंचनद में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? दोस्तों भ्रंश घाटी के अंदर नर्मदा नदी बहती है। इसके अलावा ताप्ती नदी बहती है, वो इस ऑप्शन में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है और गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, तो वो स्थान दोस्तों कौन सा है? कर्णप्रयाग है दोस्तों। कर्णप्रयाग को देवप्रयाग भी कहा जाता है। अच्छा कर्णप्रयाग दे रखा दोस्तों इसके अंदर, तो आप ध्यान रखें कर्णप्रयाग है दोस्तों। भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलेगी, वो कर्णप्रयाग है। एक बार फिर देख लें वापस ऊपर।
एक मिनट। गंगा नदी देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। सॉरी दोस्तों, देवप्रयाग ही है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद गंगा कहलाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो देवप्रयाग है, कर्ण प्रयाग अलग है। गलती से मैंने वो मिस्टेक से बता दिया आपको। जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी मिले वो कहलाएगा देवप्रयाग। कर्णप्रयाग तो बाद में, कर्णप्रयाग में तो पिंडर नदी मिलेगी अलकनंदा से, वो अलग है। निम्न में अंतर स्पष्ट करें तो नदी द्रोणी और जल संभर क्षेत्र में क्या अंतर है? दोस्तों नदी द्रोणी है, यह भी एक जल संभर क्षेत्र है। तो नदियों का बड़ा क्षेत्र, बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र होता है, उसे नदी द्रोणी कहते हैं। और छोटी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। वृक्षाकार और जाली नुमा अफवाह प्रारूप में अंतर। दोस्तों जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो मैदानी नदियों पर वो वृक्षाकार अफवाह बनाती हैं। जैसे ये हिमालय से नदी निकल रही है, कोई यूँ निकल गई, कोई यूँ निकल गई, तो वृक्षाकार अफवाह बनाएगी। और जाली नुमा अफवाह कैसे बनाएगी? जाली नुमा जैसे जाल बन जाएगा, एक नदी निकल रही है, उसकी सहायक नदी मिल रही है, वो सम काटेगी, तो ये जाली नुमा अफवाह में बढ़ जाएगा। अब केंद्रीय और अभी केंद्रीय अफवाह प्रारूप। तो दोस्तों अभी केंद्रीय अफवाह प्रतिरूप में क्या होता है कि बहुत सारी नदियाँ किसी एक ही सागर में आगे गिरती हैं, वो अभी केंद्रीय अफवाह प्रारूप कहलाएगा। और अब केंद्रीय अफवाह प्रारूप में तो केवल एक दो नदियाँ आती हैं, वो अब केंद्रीय प्रारूप हैं। डेल्टा और ज्वार नदमुख में अंतर। डेल्टा दोस्तों, डेल्टा के लिए क्या है, वो जो अपना तट होना चाहिए वो कटा-फटा होना चाहिए, और तट जहाँ नदी गिरती है वो अपने साथ गाद और जो बहुत सारा ये होता है क्या बोलते हैं कीचड़, वो लाना ज़रूरी होता है। ज्वार नदमुख के लिए, जिसे एस्चुरी भी कहते हैं, इसके लिए हमें कठोर चट्टानें चाहिए, नदी भ्रंश में बहनी होनी चाहिए। और जो नर्मदा नदी का भ्रंश काफ़ी विशाल है, 23 किलोमीटर लंबा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें। तो भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं? दोस्तों बहुत सारे लाभ हैं। पहला लाभ तो ये है कि जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है, जैसे बिहार के अंदर कोसी नदी से बाढ़ आती है, और राजस्थान के अंदर सूखा पड़ता है, विदर्भ के अंदर सूखा पड़ता है, सौराष्ट्र के अंदर सूखा पड़ता है, उसे कम किया जा सकता है और किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण लिखें। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों के 3 लक्षण मैं इस प्रकार बताऊँगा कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो विशेष मुख्य रूप से पश्चिमी घाट से निकलती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियों में जल की मात्रा हिमालय नदियों की तुलना में कम होता है। और प्रायद्वीपीय नदियां हैं दोस्तों जो मुख्य रूप से डेल्टा बनाती हैं, और धातु भी दोस्तों अच्छी खासी मात्रा में मिलती हैं प्रायद्वीपीय नदियों के डेल्टा में। फिर है दोस्तों 125 शब्दों में उत्तर भारत की नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएँ, ये हमने पढ़ लिया है, आप दोस्तों खुद कर लें मन के अंदर। मान लीजिए आप हिमालय के गिरिपथ के साथ साथ हरिद्वार से सिलीगुड़ी तक यात्रा कर रहे हैं, तो इस मार्ग में आने वाली मुख्य नदियों के नाम बताइए और एक नदी की विशेषता बताइए। तो दोस्तों आप खुद करें। दोस्तों हरिद्वार से सिलीगुड़ी जाएं तो बीच के अंदर गंडक, कोसी, घाघरा, ये नदी आएगी। और सबसे सिलीगुड़ी में एक महानंदा नदी बहती है, और यहाँ सबसे पूर्वी किनारे पर महानंदा है जो गंगा की सहायक नदी है, और हरिद्वार में यमुना नदी है। इसके बीच में बहुत सारी नदी आएगी। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक कक्षा 11 का अफवाह तंत्र पूरा होता है। दोस्तों काफ़ी समय लग जाता है इसे पढ़ाने में, क्योंकि काफ़ी लंबा है दोस्तों टॉपिक। आपको अब समझा के पढ़ा रहा हूँ, इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, इस वजह से मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत,